आज का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं हर्ट्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, जिसको हम टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं और कहीं ना किसी बुक में आपको दिख जाएगा टू डायमेंशंस ऑफ मोटिवेशन। हर्ट्जबर्ग के टू डायमेंशंस ऑफ मोटिवेशन के नाम से भी ये जाना जाता है। तो ये हर्ट्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी क्या है, इसमें किस तरीके से मोटिवेशन को डिफाइन किया गया है, ये हम समझेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा ये टॉपिक मोटिवेशन थ्योरी स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली ये वाली वीडियो के कंटेंट को। सो आई होप कि आप इससे पहले वाला लेक्चर यानी कि पार्ट 26 जो है वो एटलीस्ट देख के आओ। इसके अलावा अगर आपने फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट इस पूरे सब्जेक्ट की जो वीडियोस हैं वो अभी तक अगर एक्सेस नहीं की है तो प्लेलिस्ट को जाकर एक्सेस कर लीजिए, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा आपको। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। सो हर्ट्जबर्ग की मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी क्या है? जिस प्रकार से पिछली वीडियो में हमने देखा, अगर आप देखते हुए आ रहे हो तो मॉस्लो ने भी एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसमें उसने एक्सप्लेन की थी एक हायरार्किकल थ्योरी, एक पूरा पिरामिड टाइप का बना दिया था, नीड्स बताई थी उसमें इंसान की कि वो उसके लिए मोटिवेशन का काम करती है और मोटिवेशन को समझाने की कोशिश की थी। ठीक उसी तरीके से हर्ट्जबर्ग ने हायरार्की तो नहीं बताई लेकिन उसने दो फैक्टर्स बताए और वो फैक्टर्स बेसिकली वो फैक्टर्स थे जो लोगों को सेटिस्फाई या डिससेटिस्फाई करते थे। सर समझ में नहीं आया कुछ? स्टार्टिंग से बताता हूं। तो ये बात है फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग की, लेट 1950s की ये बात है। तो लेट 1950s में फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उसने किनको शामिल किया? भाई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तो किन्हीं लोगों को हम शामिल करेंगे। तो हर्ट्जबर्ग ने इस एक्सपेरिमेंट में 200 अकाउंटेंट्स और इंजीनियर्स को चुना। तो 200 अकाउंटेंट्स और इंजीनियर्स को इस एक्सपेरिमेंट में उसने शामिल किया। बेसिकली उन लोगों को चुना जो कि वर्किंग कंडीशन है, यानी कि जो जॉब करते हैं। अकाउंटेंट्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये वो लोग हैं जो जॉब करते हैं। सो उसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें 200 अकाउंटेंट्स और इंजीनियर्स थे और फिर उन लोगों से पूछा गया। क्या पूछा गया? देखो बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाना चाहूंगा कि उनसे क्या पूछा गया। तो दोस्तों उनसे ये पूछा गया कि कौन से वो एस्पेक्ट हैं जॉब के जो आपको पसंद है, या ये कहो कि जॉब के किन एस्पेक्ट की वजह से आपको बहुत अच्छा फील होता है और कौन से वो एस्पेक्ट हैं जॉब के, कौन से वो फैक्टर्स हैं जॉब के जिनकी वजह से आपको बेहद खराब फील होता है। यानी कि जॉब के किन एस्पेक्ट की वजह से आपको बहुत अच्छा फील होता है, आपको सेटिस्फैक्शन फील होता है, और जॉब के कौन से वो फैक्टर्स हैं जो आपको डिससेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन हियर। यही एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 200 अकाउंटेंट्स और इंजीनियर्स से पूछा गया कि भाई सीधे सीधे हमें बता लो कि कब उन्हें जॉब में बहुत अच्छा फील होता है और कब उन्हें जॉब में बेहद खराब फील होता है। यानी कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जॉब के जो उन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली यस सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं, और कौन से वो फैक्टर्स हैं जो उन्हें जॉब डिससेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें मोटिवेट नहीं करते हैं। और इसी के बेसिस पर उन्होंने उनको कंक्लूजन में दो ऐसे फैक्टर्स मिले भी। सो by asking individuals what satisfy them on the job and what dissatisfy them, क्या उन्हें satisfy करता है in the job in their respective jobs और क्या उन्हें dissatisfy करता है in their respective jobs। उसी के conclusion में उन्हें ये बात भी पता चली कि एस्पेक्ट्स दैट सेटिस्फाई द एम्प्लॉइज, वो एस्पेक्ट्स या वो फैक्टर्स जो कि एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करते हैं, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एस्पेक्ट्स दैट डिससेटिस्फाई देम। तो आफ्टर ही कंडक्टेड दिस एक्सपेरिमेंट्स विद 200 accountants and engineers कि भाई बताओ कि what satisfy you in the job and what dissatisfy you in the job, he got to know in conclusion कि aspects that satisfy employees, वो factors जो कि employees को satisfy कर रहे हैं वो पूरी तरीके से different है from the factors जो कि उनको dissatisfy करते हैं। और इसी के आधार पर हर्ट्जबर्ग ने लेबलिंग की और लेबल किया जॉब सेटिस्फायर्स को और जॉब डिससेटिस्फायर्स को। तो इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर अब इन्होंने ये कंक्लूजन निकाली कि भैया दो चीजें हैं जॉब में, एक वो जो कि जॉब सेटिस्फायर्स होते हैं, यानी कि जो उस इंडिविजुअल को सेटिस्फाई करते हैं, उस इंडिविजुअल को अच्छा फील कराते हैं इन द जॉब, मोटिवेट फील कराते हैं, और सिंस मोटिवेट फील कराते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, दैट्स व्हाई
उन जॉब सेटिस्फायर्स को हर्जबर्ग ने क्या कहा, मोटिवेटर्स कहा। तो हर्जबर्ग ने लेबल किया जॉब सेटिस्फायर्स और जॉब डिससेटिस्फायर्स को। जॉब सेटिस्फायर्स को उसने क्या कहा, मोटिवेटर्स कहा। जॉब डिससेटिस्फायर को उसने क्या कहा, हाइजीन फैक्टर्स कहा। यहां तक बात क्लियर है कि जॉब सेटिस्फायर्स को क्या कहा गया, मोटिवेटर्स कहा गया। जॉब डिससेटिस्फायर्स को क्या कहा गया, हाइजीन फैक्टर्स कहा गया। अब एक्चुअली में वो जॉब सेटिस्फायर्स में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं जॉब के, ये जॉब डिससेटिस्फायर्स में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं जॉब के, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन हियर। मैंने नोट डाउन करके रखे हैं एंड ट्रस्ट मी ये बहुत इजी है, ठीक है। तो ये हो गए हाइजीन फैक्टर्स और ये हैं आपके मोटिवेटर्स। हाइजीन फैक्टर्स यानी कि जो कि जॉब डिससेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, और मोटिवेटर्स यानी कि जो जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो लुक एट हियर, सबसे पहले क्या हाइजीन फैक्टर में, सबसे पहले है कंपनी की पॉलिसी। देखो कंपनी की पॉलिसीज कई बार इंडिविजुअल के लिए एक बहुत ही ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन का माध्यम बन जाती है। कंपनी की पॉलिसीज कई बार रिजिड हो जाती हैं, इतनी रिजिड कि बंदे को बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं मिलती जो एज ए इंडिविजुअल काम कर रहा है उस जॉब में। कई बार वो उसको इंडिपेंडेंस नहीं प्रोवाइड करती, एंड दैट्स व्हाई कंपनी की पॉलिसीज कई बार बहुत 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 ज्यादा क्या हो सकती हैं, डिससेटिस्फायर का काम कर सकती है फॉर इंडिविजुअल। इसलिए जरूरी ये है कि कंपनी की पॉलिसीज एट द टाइम जब सेटअप की जाए तो उनको इस तरीके से सेटअप किया जाए कि भैया एम्प्लॉय का किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन ना हो। एक्सप्लॉयटेशन इन द सेंस कि किसी भी तरीके से वो डीमोटिवेट ना हो सके, ठीक है। कई बार कंपनी की पॉलिसीज में एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टनेस रखी जाती है व्हिच इज नॉट गुड फॉर द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज आल्सो, ठीक है। इसलिए ज्यादातर जो एमएनसीज आजकल डेवलप हो रही हैं बहुत ही कैजुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हैं एम्प्लॉइज के लिए, क्योंकि ज्यादा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट अगर बनाएंगे हम कंपनी की पॉलिसीज का तो व्हिच इज नॉट गुड फॉर द एम्प्लॉइज एज वेल। दैट्स व्हाई ये हाइजीन फैक्टर्स में रखा था उस समय तो बहुत। और देखो इसी आधार पर देखो आजकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बड़ी बड़ी, भैया उन्होंने समझा इस बात को, हर्जबर्ग की इस थ्योरी को उन्होंने समझा कि भाई हाइजीन फैक्टर्स में ये चीजें इंक्लूड की गई हैं तो हम इसको इग्नोर करें इन द सेंस कि इनको कम करें, कंपनी की पॉलिसीज को अच्छा बनाएं, कंपनी की पॉलिसीज को रिजिड ना बनाएं, फ्लेक्सिबल बनाएं, ताकि बंदा मोटिवेट हो, अल्टीमेटली हाइजीन फैक्टर मोटिवेटर में कन्वर्ट हो जाए। समझे बात को। अब कंपनी की पॉलिसीज इस तरीके से भी मुश्किल बन सकते हैं कि कई बार क्या है कि कंपनी पॉलिसीज जो है क्लियरली डिफाइन ही नहीं की जाती। क्लियरली अगर डिफाइन नहीं करोगे भाई, पल किसी भी सिचुएशन में बंदे को प्रॉब्लम होगी ना, वो ये समझेगा उसको जाना कहाँ है, किस अथॉरिटी के पास जाना है। अगर कंपनी की पॉलिसी में तुम ये सारा चीज डिफाइन करोगे कि भाई अगर तुम्हें मदद लेनी है तो तुम इसकी मदद लो, है ना, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से बना दिए जाएंगे तो सारी चीज क्लियर होंगी। अगर कंपनी की पॉलिसीज ही क्लियर नहीं होंगी तो वो जो एम्प्लॉय है वो पहले ही इतनी सारी रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी से भरा हुआ है और उसको कंपनी की पॉलिसीज भी नहीं क्लियर है, तो ये और उसके लिए क्या करेंगे, डिससैटिस्फैक्शन का काम करेंगे। इसलिए कंपनी पॉलिसीज हाइजीन फैक्टर में इसलिए आती है। देखो मैं नहीं चाहता कि कंपनी पॉलिसीज के अंदर मैं भर के नोट्स यहाँ पर आपको दे दूं, मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि कंपनी पॉलिसीज में किस तरीके से ये डिससैटिस्फैक्शन का काम करती है एम्प्लॉय के लिए। एंड then you're good to go for any type of exams, like कि आप कोई भी आर्टिकल पढ़ो और आप समझ जाओगे कि कंपनी पॉलिसीज, तो हमें पता है कि कंपनी पॉलिसीज में डिससैटिस्फैक्शन का मतलब कि कंपनी पॉलिसीज का क्लियर होना जरूरी है, वेल डिफाइंड होना जरूरी है और इनका फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। हमने पढ़ लिया है, पर कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं इस बात को समझ लेते हैं, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ वंस यू अंडरस्टूड कि कंपनी पॉलिसीज किस तरीके से डिससैटिस्फायर का काम करती है, सुपरविजन। देखो एक अच्छा लीडर होना बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम पे, एक अच्छा लीडर होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लीडर अच्छा नहीं होगा तो भाई प्रॉब्लम है, डिससैटिस्फैक्शन है एम्प्लॉइज का, क्योंकि लीडर को एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो मोटिवेट कर पाए, जो इंस्पायर कर पाए, फीडबैक दे पाए, टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन दे पाए, एक पॉजिटिव फीडबैक दे पाए। ध्यान से सुनिएगा, पॉजिटिव फीडबैक दे पाए लीडर या मैनेजर। सो सुपरविजन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर सुपरविजन जरा सा भी खराब हुआ ना, कि सुपरवाइज करने वाला जो लीडर और मैनेजर है वो एक्चुअली में एम्प्लॉइज की बेहतरी के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, एक पॉजिटिव वर्कफोर्स एनवायरनमेंट क्रिएट कर ही नहीं रहा है, उनको मोटिवेट या इन्फ्लुएंस कर ही नहीं रहा है, फीडबैक उन्हें दे नहीं रहा है, तो कहाँ से सुपरविजन ही नहीं अच्छा होगा तो जो अंडर में काम कर रहे हैं लोग वो कहाँ से मोटिवेटेड होंगे।
एंड दैट्स व्हाई सुपरविजन भी एक ऐसे फैक्टर में आता है जो कि एम्प्लॉय को डिससेटिस्फाई कर सकता है। बताया भी अकाउंटेंट्स और इंजीनियर्स ने कि भाई हाँ, सुपरविजन भी एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे लिए डिससेटिस्फैक्शन का काम कर रहा है। देन वर्किंग कंडीशन, जिन कंडीशंस में आप काम कर रहे हो, जिसमें आपका वर्कफोर्स एनवायरनमेंट भी आ जाता है, जिस एनवायरनमेंट में आप काम करते हो उसका बहुत इफेक्ट होता है आपके काम करने पर, आपकी प्रोडक्टिविटी में। सो इट्स बेटर कि वो वर्किंग कंडीशन अच्छी हो। वंस अगेन दिस इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ योर मैनेजर और लीडर कि वो वर्किंग कंडीशंस तैयार करें। कितना काम होना है, ब्रेक मिलना है, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, है ना। सो जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो उसमें आपका बेटरमेंट, वो सब कुछ वर्किंग कंडीशन से जुड़ा है। आपके लिए रॉ मटेरियल्स आपको उपलब्ध कराए गए हैं नहीं। वर्किंग कंडीशंस भी कई बार क्या हो जाती हैं, एक तरीके की डिससेटिस्फायर का काम करती हैं। कई बार वर्किंग कंडीशंस में र्यूमर्स बहुत ज्यादा फैलती हैं। कुछ ऐसे लोग काम कर रहे होते हैं जो पहले पॉलिटिक्स में भी खेल रहे होते हैं विद इन दी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि दूसरे लोगों के माइंडसेट पर काफी इफेक्ट पड़ता है। सो डेफिनेटली वर्किंग कंडीशन भी इस तरीके से हम कह सकते हैं कैन बी अ डिससेटिस्फायर फॉर अ एम्प्लॉय। सैलरी, अब बोलोगे सर सैलरी इज इंपॉर्टेंट। मैं नहीं कह रहा कि सैलरी इज नॉट इंपॉर्टेंट। देखो, हाइजीन फैक्टर्स में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिसको आप इग्नोर कर दो। अब ये कह दो ये तो हमारे लिए डिससेटिस्फायर है सैलरी, तो हम सैलरी को हटा दें तो बंदा तो पूरा नीचे चला जाएगा। बट सैलरी भी एक तरीके की मोटिवेशन है एम्प्लॉय के लिए, बट उस लेवल पे ये मोटिवेट नहीं करती एम्प्लॉय को, इसलिए ये एक डिससेटिस्फैक्शन में रखा गया है। लेकिन अगर तुम ये कहो कि मैं हाइजीन फैक्टर को रिमूव कर दूं, इग्नोर कर दूं पूरी तरीके से, दैट्स नॉट पॉसिबल। यू कांट इग्नोर दीज हाइजीन फैक्टर्स, बिकॉज इफ यू गोइंग टू इग्नोर, वो पर्सन और डिससेटिस्फाई हो जाएगा। सिमिलरली इफ यू थिंक कि भाई ये जो मोटिवेटर्स हैं जो बंदे को मोटिवेट कर रहे हैं, सिर्फ मैं इन्हीं को रखूं, सो क्या इससे काम हो पाएगा? तो इससे बंदा थोड़ा बहुत तो मोटिवेट रहेगा, बट उससे कोई फायदा नहीं, वो कभी फुल मोटिवेटेड पर्सन नहीं बन पाएगा। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक सामंजस्य हम कह सकते हैं, एक एवरेज इनका होना बहुत जरूरी है हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेटर्स का, दोनों फैक्टर्स का। सो सैलरी इज आल्सो इम्पोर्टेंट। सैलरीज कई बार कई बार बहुत बड़ा इशू बन जाती हैं इंसान को डीमोटिवेट करने के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि उसे जो वैल्यू वो दे पा रहा है कंपनी के लिए, उसके आधार पर उसको पैसे जो है वो कम मिल रहे हैं। तो सैलरी कैन बी डेफिनेटली डिससेटिस्फायर। स्टेटस, सिक्योरिटी, सेफ्टी, सारी सिंपल चीजें जो आप समझ सकते हो किस तरीके से डिससेटिस्फैक्शन का काम कर सकती हैं फॉर अ एम्प्लॉय। बात करते हैं मोटिवेटर की, द वन विच मोटिवेट्स द एम्प्लॉय, जो कि एम्प्लॉय को जॉब में मोटिवेट करती है, जिसमें आपकी अचीवमेंट आती है कि भाई आपने कुछ अचीव किया, आपने कुछ अच्छा काम किया, मे बी आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया क्योंकि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से जो है सेल्स की, फॉर एग्जांपल सेल्स आपने मैक्सिमम की, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स की। सो डेफिनेटली इट्स अचीवमेंट फॉर यू, इट्स एन अचीवमेंट फॉर यू। सो ये अचीवमेंट मोटिवेटर में आती है, आपको और मोटिवेट करती है। रिकॉग्निशन, लोग आपको पहचान रहे हैं, मैनेजर आपको पहचान रहा है क्योंकि आप इस तरीके से अपना यूनिक काम जो है वो दिखा रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में। सो रिकॉग्निशन अगेन इज अ मोटिवेटर। ये तो बहुत सिंपल है, तो आप समझ ही जाओगे, इतना हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। 27वीं वीडियो है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट में, ये सारी चीजें तो आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग से फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट की जो प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो, ऐसा कुछ बचेगा नहीं जो आपको फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट में समझ में ना आएगा। यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट के हर फंडे को आप क्लैरिटी के साथ समझ पाओगे। एक्सेस कर लो प्लेलिस्ट को, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, दोनों में लिंक दे दूंगा मैं। इंटरेस्टिंग वर्क छोड़ो, द वर्क इटसेल्फ। अब आप बोलोगे सर ये क्या है? यानी कि मोटिवेटर में द वर्क इटसेल्फ आता है, यानी कि जो काम वो कर रहा है, अगर बंदे को वो काम पसंद है तभी वो आया। मे बी वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं, ये एज्यूम करके चल रहे हैं, द वर्क इटसेल्फ इज अ मोटिवेटर फॉर यू। जो तुम काम कर रहे हो वो तुम्हें पसंद है, एंड दैट्स व्हाई इट मोटिवेट्स यू एंड यू आर कंटीन्यूअसली वर्किंग टुवर्ड्स इट। इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तुम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाई जाती हैं, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम्हें और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई, दैट डेफिनेटली मोटिवेट्स यू। एडवांसमेंट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मतलब कि भाई तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो कि अब कंपनी चाहती है कि तुम हायर पोस्ट में जाओ, बट मे बी उसके लिए एमबीए की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी आपको हायर स्टडीज कराने के लिए परस्यू करे। सो दैट इज व्हाट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, एंड दैट डेफिनेटली मोटिवेट्स द एम्प्लॉइज इन द जॉब।
सो ये आपको चीजें याद रखनी है, ये है हाइजीन फैक्टर्स यानी कि वो फैक्टर्स जो कि डिससेटिस्फाई करते हैं एम्प्लॉय को, और ये है मोटिवेटर्स यानी कि वो फैक्टर्स जो कि सेटिस्फाई करते हैं एम्प्लॉयज को इन दी ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली सम अप अगर मैं करूं तो हर्ट्जबर्ग ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया 200 अकाउंटेंट्स और इंजीनियर्स के लिए, जहां पर उन अकाउंटेंट्स और इंजीनियर्स से पूछा गया कि भाई वो कौन सी चीजें हैं जॉब में जो तुम्हें पसंद है, या वो कौन से फैक्टर्स हैं जॉब के जो तुम्हें सेटिस्फाई करते हैं। तो जो फैक्टर्स जॉब के सेटिस्फाई करते हैं हर्ट्जबर्ग ने लेबल किया उनको एज जॉब सेटिस्फायर्स नोन एज मोटिवेटर्स, जिसमें अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, वर्क इटसेल्फ, रिस्पांसिबिलिटी, एडवांसमेंट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आती हैं। वेरी सिंपल, ठीक है, आप खुद लिख सकते हो इसका कंटेंट अगर एग्जाम में आया। एंड वंस अगेन वो फैक्टर्स जो कि एम्प्लॉय को डिससेटिस्फाई करते हैं यानी कि हाइजीन फैक्टर्स, हर्ट्जबर्ग ने उनका नाम दिया जॉब डिससेटिस्फाइड, जिसमें कंपनी की पॉलिसी, सुपरविजन, वर्किंग कंडीशन, सैलरी, सिक्योरिटी, सेफ्टी, स्टेटस, ये सारी चीजें आती हैं। एक बात आपको नोटिस करने वाली ये है कि हम पूरी तरीके से हाइजीन फैक्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज दे आल्सो समहाउ मोटिवेट, बट जो डिग्री ऑफ मोटिवेशन है वो एब्सोल्युटली कम है। सो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, very important point कि the removal of dissatisfying characteristics from a job does not make the job satisfying। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि dissatisfying characteristics को छोड़कर मतलब मैं छोड़ दूं और इनको हटा दूं तो क्या जॉब मेरी सेटिस्फाई हो जाएगी? नहीं जी, वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगी। So basically the theory explains job satisfaction not motivation। देखो एक कॉन्ट्राडिक्शन भी है इस थ्योरी की, कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं भैया, यहाँ थ्योरी मोटिवेशन को कम समझा रही है, जॉब सेटिस्फैक्शन को ज्यादा समझा रही है, और कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन में डिफरेंस है। So here the theory basically explains job satisfaction not motivation, something you must have to keep in your mind कि भाई ये थ्योरी मोटिवेशन को तो नहीं सेटिस्फैक्शन को ज्यादा बता रही है, क्योंकि फैक्टर्स ही वो लिए गए हैं, जॉब सेटिस्फायर्स, जॉब डिससेटिस्फायर्स। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि हर्ट्जबर्ग की मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी क्या है। इसमें ज्यादा मैं टाइम नहीं लेना चाहता। सिंपल येट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर्ट्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द डेली अपडेट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशन थ्योरी के साथ। बाय।